हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं आप लोगों के साथ एनवायरमेंटल साइंस, जो कि आप लोगों का AEC के अंदर आता है। वो फर्स्ट सेमेस्टर के हर एक स्टूडेंट को कंपलसरी है। मतलब कि आप लोग अगर इन सभी कोर्स में से कोई सा भी कोर्स लेते हो तो आप लोगों को कंपलसरी ये वाला सब्जेक्ट पढ़ना ही है अकॉर्डिंग टू फोर्थ ईयर पॉलिसी। तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं हम आज इस वीडियो में यूनिट नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू एनवायरमेंटल स्टडी। और फिर या फिर आप लोग इसको पर्यावरण अध्ययन का परिचय भी बोल सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में करवाने वाला हूं। तो बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा देख लेना और अपने सभी फ्रेंड्स और ग्रुप में भी शेयर कर देना, जिनको भी चाहिए उनको भी बता देना। तो स्टार्ट कर देते हैं हम आज का पहला क्लास, एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है पहले तो ये देख लेते हैं। तो जो हमारा एनवायरमेंट है वो फ्रेंच वर्ड से लिया गया है, एनवायरमेंट, एनवायरन से। ओके, और एनवायरन का मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, जो कि हमारे आसपास कुछ भी हो उसे हम सराउंडिंग बोलते हैं। ओके, अब सराउंडिंग में क्या क्या मतलब प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें बायोटिक कंपोनेंट मतलब कि लिविंग थिंग्स, ये आप लोगों का और है, ठीक है। ओके, तो बायोटिक कंपोनेंट्स बोल लो या फिर लिविंग थिंग्स बोल लो, उसमें आप लोगों का क्या आता है? प्लांट्स आते हैं और फिर एनिमल्स आते हैं। ओके, उसके बाद नॉन बायोटिक, सॉरी नॉन लिविंग थिंग्स बोल लो या फिर ए बायोटिक कंपोनेंट बोल लो, उसमें कौन से चीज आते हैं? उसमें आप लोगों का आता है एयर, आता है वाटर, आता है सनलाइट, सोइल, ग्लेशियर, मतलब कि जिसके अंदर कोई जान नहीं है, ठीक है। ये सब प्रेजेंट होते हैं हमारे नेचर में, जो कि हम उसको एनवायरमेंट बोल सकते हैं, ठीक है। वी गेट ऑल बेसिक थीम एंड सर्विसेज फ्रॉम द एनवायरमेंट, मतलब कि हमारे एनवायरमेंट से ही हमें जो बेसिक नीड होती है वो मिलती है। जैसे बेसिक नीड, हमारा सबसे जरूरी नीड है, हमें एयर चाहिए, एयर में ऑक्सीजन चाहिए। ओके, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, मेडिसिन चाहिए, फूड में भी वेजिटेबल फूड और फिर नॉन वेजिटेबल फूड, मतलब कि नॉन वेज, वो दोनों हमें फूड में मिलते हैं एनवायरनमेंट से ही। मेडिसिन भी आप लोगों को वेज मेडिसिन और नॉन वेज मेडिसिन दोनों मिलते हैं एनवायरनमेंट से। और रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री है, अगर कपड़े बनाने की इंडस्ट्री है, मतलब कि क्लॉथ बनाने की इंडस्ट्री है, तो उसको भी जो रॉ मटेरियल होती है मतलब कि क्लॉथ की, तो उसकी भी रॉ मटेरियल तो हमें नेचर से मिलता है, लाइक लाइक कॉटन, जूट, ये सब हमें कहाँ से मिलता है? हमें एनवायरनमेंट से मिलता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे देखो कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट, मतलब कि एनवायरनमेंट में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं मेजर तौर पे। तो उसमें आप लोगों का सबसे पहला है एटमॉस्फेयर, जिसमें एयर प्रेजेंट होता है। ओके, उसके बाद आप लोगों का लिथोस्फेयर, उसमें आप लोगों का रॉक एंड सॉइल प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है आप लोगों का हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रो का मतलब ही होता है आप लोगों का वाटर, तो इसीलिए वाटर से मतलब आप लोग समझ सकते हो हाइड्रोस्फेयर। ओके, उसके बाद बायोस्फेयर, बायोस्फेयर से मतलब लिविंग थिंग्स हो गए, लिविंग कंपोनेंट हो गए, ठीक है। तो आप लोगों का बायो का मतलब ही होता है लाइफ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो बायोस्फीयर का मतलब। ओके, इन सब में से सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर के बारे में। तो एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है? एक थिन सीट होता है, मतलब कि थिन गैसियस सीट होता है, जो बहुत सारे गैसियस से मिक्सर होता है, वो हमारे अर्थ प्लैनेट को रैप करके रखता है, ताकि जो सन का रे है या फिर कोई सी भी अल्ट्रा रे जो स्पेस में ट्रेवल कर रही होती है, वो हमारे अर्थ के एनवायरनमेंट में ना घुस जाए। ओके, अब सेकंड पॉइंट में क्या बता रखा है? एनवायरनमेंट अर्थ सरफेस से, मतलब कि जहाँ पे इंसान चलते हैं, जहाँ पे कोई सा भी एनिमल चल रहा होता है, मतलब कि सरवाइव कर रहा होता है, उसके 3 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेयर में क्या क्या मिक्स है? तो उसमें आप लोगों का मिक्स है, वाटर वेपर मिक्स है, इंडस्ट्रियल गैस, मतलब कि जो भी इंडस्ट्री से गैस निकलते हैं वो मिक्स है। उसके बाद डस्ट मिक्स है। उसके बाद आप लोगों के पास स्मॉक्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये सारे एनवायरनमेंट में मिक्स है। अब एनवायरनमेंट में गैसेस में कौन कौन से गैस प्रेजेंट है हमारे अर्थ पे, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला है आप लोगों का नाइट्रोजन, 78%। उसके बाद है आप लोगों का ऑक्सीजन, 21%। ऑक्सीजन हमारी लाइफ का सबसे पहला बेसिक रूल है, सॉरी बेसिक नीड है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी लाइफ सर्वाइव ही नहीं होगी। वाटर, फूड तो बाद में आता है, बट ऑक्सीजन हमें हर एक सेकंड चाहिए होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन हम लेते हैं, ओके, और जो प्लांट होते हैं वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, मतलब कि छोड़ते हैं, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को तो हम रिलीज करते हैं, मतलब कि हम छोड़ते हैं, इंसान या फिर एनिमल्स छोड़ते हैं। और फिर जो प्लांट होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, मतलब कि लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आर्गन, आर्गन आप लोगों का है 0.94%
एनवायरनमेंट में प्रेजेंट। ओके, उसके बाद अदर सारे गैसेस है, मतलब कि बहुत ही माइनर परसेंटेज में वो अवेलेबल है एनवायरनमेंट में। ओके, उसके बाद ये वाला पॉइंट आप लोगों को नोट करने के लिए है कि अगर आप लोग अर्थ सरफेस से जितना ऊपर जाओगे, मतलब कि जितना आप लोग डिस्टेंस कवर करोगे अर्थ सरफेस से, उतनी आप लोगों की जो टेम्परेचर होगी वो चेंजेस होगी, वो इंक्रीज होगी, एल्टीट्यूड के हिसाब से वो इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, वही इस पॉइंट में लिखा गया है। ठीक है ना। एनवायरनमेंट में आप लोगों का 4 लेयर होता है, मतलब कि बेसिकली ये 4 लेयर के बारे में आप लोग पढ़ोगे। तो सबसे पहले आप लोगों का है ट्रोपोस्फेयर, इसमें आप लोगों की लाइफ सर्वाइव होती है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का है स्ट्रेटोस्फेयर, उसके बाद आप लोगों का है मेसोस्फेयर, और उसके बाद आप लोगों का है थर्मोस्फेयर। ओके, तो चलो फिर इस तीनों मतलब इस चारों को एक एक करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर एनवायरनमेंट का सबसे लार्ज परसेंटेज को, मतलब कि एरिया को कवर करता है। फर्स्ट पॉइंट में हमें ये बोला गया है। और सेकंड पॉइंट में क्या है, अपर लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर, मतलब कि एनवायरनमेंट का सबसे ऊपर वाला लेयर, मतलब कि जहाँ पे लाइफ सर्वाइव करता है, वो आप लोगों का ट्रोपोस्फेयर होता है। ओके ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट क्या है, जितना आप लोग ट्रोपोस्फेयर में ऊपर की साइड जाओगे, उतना आप लोगों का पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग -6 डिग्री कम होता जाएगा। इस डायग्राम से भी आप लोग समझ सकते हो, मतलब कि ये आप लोगों का अर्थ सरफेस है। इस अर्थ सरफेस से जितना ऊपर की साइड जाओगे आप लोग, उतना आप लोगों का -6 डिग्री कम होता जाएगा पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग टेम्परेचर। ठीक है, और एट द टॉप आप लोग जब ट्रोपोस्फेयर पहुंच जाओगे, तो वहां पे आप लोगों का -56 डिग्री तक आप लोगों का टेम्परेचर हो चुका होगा। ठीक है, ये आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट में है, ये आप लोगों का माइनस है। ठीक है, यहाँ पे माइनस है। ग्राउंड लेवल पे आप लोगों का कितना होगा, 15 डिग्री होगा। और फिर जब आप लोग टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फेयर पहुंच जाओगे, तो आप लोगों का 56 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का कौन सा जोन है, आप लोगों का नेक्स्ट जोन है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में आप लोगों का टेम्परेचर वेरी करता है -56 डिग्री से माइनस, यहाँ पे माइनस है। ठीक है, ये -2 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब कि जितना डायग्राम से पहले समझते हैं, मतलब कि ये आप लोगों का स्ट्रेटोस्फेयर का स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जितना आप लोग ऊपर जाओगे, उतना ही आप लोगों का टेम्परेचर भी राइज करता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -56 डिग्री था, अब राइज करके एट द टॉप आप लोगों का 2 डिग्री पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एज ओजोन लेयर अपर ट्रोपोस्फेयर एब्जॉर्ब सोलर रेडिएशन, मतलब कि ट्रोपोस्फेयर में ही आप लोगों का ओजोन लेयर भी प्रेजेंट होता है, जो कि अल्ट्रा रे जो भी आता है सन की तरफ से या फिर स्पेस से कोई सा भी रे आता है, तो उसको अर्थ के अंदर एंटर नहीं करने देता। ठीक है, बाकी सारे टेम्परेचर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है और अर्थ को हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों का क्या है, ओजोन लेयर इन दिस रीजन एंड एब्जॉर्ब हार्मफुल यूवी रेडिएशन, मतलब कि यही वाला पॉइंट आप लोगों का, मतलब कि ये दोनों पॉइंट सिमिलर है। ठीक है, तो अभी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, अब मूव करते हैं नेक्स्ट वाले पे। अच्छा, मेसोस्फेयर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक डिसएडवांटेज भी बता देता हूँ, मतलब कि डिसएडवांटेज नहीं, मतलब कि ओजोन लेयर को, जो ओजोन लेयर है हमारा, वो कैसे डिप्लीकेटिंग हो रहा है, उसके बारे में मैं पहले बता देता हूँ। मतलब कि ओजोन लेयर को हार्मफुल कैसे पहुंच रहा है। तो ओजोन लेयर को हमारे CFCS, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हार्म पहुंच रहा है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर या बहुत जगह से मतलब पतला होता जा रहा है, या फिर अटलांटिक के ऊपर ओजोन लेयर पूरा मतलब कि एक होल हो चुका है, वहां से यूवी रे डायरेक्टली एंटर कर जाता है। क्यों क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि वहां पे ओजोन लेयर सर्कल के फॉर्म में पूरा कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुका है। उसकी वजह से उसके थ्रू यूवी रे या फिर कोई सा भी जो अल्ट्रा रे होता है, वो इजिली अर्थ के अंदर एंटर कर जाता है, जिसकी वजह से अर्थ का जो हमारा टेम्परेचर है वो अप होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे ग्लेशियर्स भी पिघलते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं मेसोस्फेयर के बारे में। मेसोस्फेयर क्या होता है, हमारा मेसोस्फेयर की जो अपर बाउंड्री होती है, इस डायग्राम से समझो, यहाँ पे जो मेसोस्फेयर का स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है -2 डिग्री। ठीक है, और जैसे जैसे हम ऊपर की साइड जाते हैं, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर डाउन होता चला जाता है, और एट द टॉप आप लोगों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, -96 डिग्री तक पहुंच जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेंसिटी
ऑफ एयर इज वेरी लो, मतलब कि यहाँ पे आप लोगों का लाइफ सर्वाइव ही नहीं होगा। अगर आप लोग बिना मास्क के जाते हो तो यहाँ पे ऑन द स्पॉट आप लोगों की मौत हो जाएगी, मतलब कि डेथ हो जाएगी, या फिर आप लोगों का मतलब बॉडी मतलब बहुत ही ज्यादा फूल जाएगा या फिर फट भी सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी सॉरी इंपॉर्टेंट केमिकल थिंग फाउंड इन दिस रीजन, मतलब कि इस रीजन में बहुत सारे मतलब केमिकल थिंग्स पाए जाते हैं, उसमें से आप लोगों का कुछ इंपॉर्टेंट है O2+। हमें क्या चाहिए होता है हमारी लाइफ के लिए, सर्वाइव करने के लिए हमें O2 चाहिए होता है, बट यहाँ पे क्या प्रेजेंट है O2+, मतलब कि एक प्लस आयन भी रहता है इसके साथ, ये हम ऑक्सीजन के रूप में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, NO+, ओके, विच डू नॉट एब्जॉर्ब मच सोलर रेडिएशन, मतलब कि ये वाला जो लेयर है ये ज्यादा सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल नहीं होता। ओके, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्या है, थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर में आप लोगों का बहुत सारे आयन्स पाए जाते हैं, उसमें से आप लोगों का एटॉमिक आयन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एटॉमिक आयन आप लोगों का मेसोस्फेयर में भी चला जाता है, एंड अदर आयंस इन दिस लेयर एब्जॉर्ब शॉर्ट वेव ऑफ सोलर रेडिएशन, मतलब कि जब सोलर रेडिएशन आता है या फिर कोई भी स्पेस से रेडिएशन आता है अर्थ की साइड, तो ये वाला जो रीजन है उस रेडिएशन में से बहुत छोटे छोटे आयंस को एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसको आगे भेज देता है, जो कि हमारा मेसोस्फेयर में चला जाता है, और मेसोस्फेयर उसको आगे भेज देता है, वो आप लोगों का चला जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और वहां पे आप लोगों का क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, सॉरी ओजोन लेयर प्रेजेंट होते हैं, वो आप लोगों का हार्म पहुंचाते हैं। ये सारे आयंस ओजोन लेयर को आप लोगों को हार्म पहुंचाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, टेम्परेचर स्टार्टेड इंक्रीजिंग रैपिडली फ्रॉम, यहाँ पे आप लोग का है माइनस, ठीक है, -90 डिग्री सेल्सियस टू 1200 सेल्सियस। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों का पहुंच जाता है, मतलब कि इस डायग्राम से समझते हैं तो ये आप लोगों का है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ थर्मोस्फेयर। यहाँ पे आप लोगों का कितनी डिग्री होती है, 96 डिग्री होती है। ठीक है, अब जैसे जैसे ऊपर की साइड जाओगे वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, 1200 तक इसका रीजन होता है, मतलब कि एरिया होता है। उसके बाद अगर आप चले जाओगे तो आप लोगों का ऑलमोस्ट ये अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है वो आप लोग क्रॉस कर जाते हो इस वाले लेयर से, बट आप लोगों का वहां पे भी अर्थ का ग्रेविटेशन थोड़ा बहुत होता है, बट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब मूव करते हैं आगे नेक्स्ट लेयर, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बात कर लेते हैं हम लोग लिथोस्फीयर का। तो लिथोस्फीयर का पहले तो मतलब आप लोग जान लो। तो लिथोस्फीयर आप लोगों का लिथोस से बना हुआ है, और लिथोस का मतलब क्या होता है, रॉक, जो कि आप लोगों का ग्रीक वर्ड से ओरिजिनेटेड, मतलब कि लिया गया है। ठीक है, अब लिथोस्फीयर में तीन ये मेजर लेयर होते हैं, आउटर क्रस्ट, मिडल मेटल एंड इनर कोर। इनर कोर में भी दो टाइप के होते हैं, आउटर कोर और फिर इनर कोर। इस डायग्राम से भी आप लोग समझ सकते हो, यहाँ पे आप हमारी लाइफ सर्वाइव होती है। ठीक है, और यही आप लोगों का समझ लो ये एक ग्रास है। ठीक है, ये ग्रास है और ये आप लोगों का आउटर क्रस्ट है, यहीं पे आप लोगों की लाइफ सर्वाइव होती है। ठीक है, ओके। उसके नीचे जाओगे तो यहाँ पे आप लोगों का मिडल मेंटल आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आप लोग जाओगे तो यहाँ पे इनर कोर आ जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर का होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पॉजिटिव टेम्परेचर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा होता है यहाँ पे, मतलब कि सर्वाइव ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आप लोगों का लिथोस्फीयर होता है। उसके बाद लिथोस्फीयर में क्या पॉइंट है, तो लिथोस्फीयर इज द आउटर लेयर ऑफ क्रस्ट विच प्रेजेंट ऑफ सरफेस ऑफ प्लैनेट। यही मैंने बताया है इस वाले डायग्राम में कि ये जो हमारा ऊपर वाला लेयर होता है यही हमारा लिथोस्फीयर का मोस्टली कवर इसी में होता है, और जैसे जैसे नीचे जाते हैं इसके पार्ट अलग अलग होते चले जाते हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर कॉन्सिस्ट, मतलब कि लिथोस्फीयर में क्या क्या चीज मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, तो उसमें मतलब लिथोस्फीयर में आप लोग क्या क्या समझ सकते हो, तो उसमें रॉक समझ सकते हो, सोइल, मिनरल, सेडिमेंट्स एक्सेट्रा, मतलब कि ये सब चीजें लिथोस्फीयर में प्रेजेंट होते हैं। ओके, उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर का। तो हाइड्रो का मतलब ही होता है आप लोगों का वाटर, तो यहीं पे आप लोगों का लिख रखा है, और ये आप लोगों का हाइड्रो कहाँ से लिया गया है, ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ओके, हाइड्रोस्फीयर रिप्रेजेंट होल वाटर परसेंटेज ऑन द अर्थ, मतलब कि हाइड्रोस्फीयर क्या रिप्रेजेंट करता है, मतलब जो भी हमारे अर्थ प्लैनेट पे वाटर प्रेजेंट है उसको प्रेजेंट करता है, कौन, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर के अंदर
वो सारे वाटर आते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखो वाटर आर प्रेजेंट इन थ्री फॉर्म, जबकि वाटर हमारा बेसिकली थ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला हमारा सॉलिड स्टेट है जो कि ग्लेशियर या फिर आइस, आप लोग मतलब कि फ्रिज में आप लोग अगर रख देते हो वाटर फ्रीजर में, तो वो आफ्टर 10 to 30 मिनट के बाद आइस बन जाता है, तो वही आप लोगों का सॉलिड स्टेट हो गया। ओके, उसके बाद लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट मतलब कि जो हम लोग वाटर ड्रिंक करते हैं या फिर ये ओशियन में वाटर प्रेजेंट होता है, वो आप लोगों का लिक्विड स्टेट में हो गया। उसके बाद आप लोगों का गैसियस स्टेट है। गैसियस स्टेट क्या है, मतलब वाटर वेपर, मतलब कि जैसे आप लोग वाटर को बॉईल करते हो तो वो क्या हो जाता है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होके वो एयर में मिक्स हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्या पॉइंट है, वाटर कवर ऑलमोस्ट टोटल सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, मतलब कि वाटर जो है हमारा मोस्टली, मतलब कि अर्थ का मोस्टली एरिया को वाटर ने कवर कर रखा है एज कंपेयर लैंड के। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ सकते हो वाटर कहाँ पे और कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। 97% आप लोगों का ओशियन में प्रेजेंट है। ओके, अब 97% ओशियन में प्रेजेंट है और फ्रेश वाटर हमारे पास कितना है, ओनली 3%। अब फ्रेश वाटर में भी आप लोगों के पास आइस कैप, मतलब कि आइस में से निकलने वाले, मतलब ग्लेशियर्स में से निकलने वाले 2% हमारे ग्लेशियर्स में से आते हैं। ओके, उसके बाद हमारा 1% कहाँ से आता है, सरफेस एंड ग्राउंड वाटर, मतलब कि जो हम ग्राउंड पे रहते हैं ना उसके अंदर भी आप लोगों का वाटर जा रहा होता है, उसको भी फ्रेश वाटर में काउंट किया जाता है, उसको मतलब रिफाइन करके हम लोग ड्रिंक कर सकते हैं। बट जो ये वाला है ओशियन सी, इसको हम लोग इजिली ड्रिंक नहीं कर सकते, इसको बहुत ही ज्यादा प्योर करना पड़ता है, उसके बाद ही जाके हम ड्रिंक कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, बायो का मतलब ही होता है लाइफ, और ये ग्रीक वर्ड से भी लिया गया है। ठीक है, बायोस्फीयर में सिंपली समझ सकते हो कि जहाँ पे लाइफ प्रेजेंट हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, अ पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस एंड एटमॉस्फेयर इन विच प्लांट एंड एनिमल कैन लीव इज कॉल्ड बायोस्फीयर, मतलब कि सिंपली जहाँ पे लाइफ सरवाइव हो, जिसके अंदर मतलब सांस ले सकता है और सांस छोड़ सकता है, वही हमारा बायोस्फीयर का बेसिकली डेफिनेशन हो गया। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ गए होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अब नेक्स्ट बात करने वाले हम लोग एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऊपर। तो पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एनवायरमेंटल साइंस। अब पढ़ने वाले हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या है। ठीक है, in the second half of 20th century it was recommended to design separate course for education, एनवायरमेंटल एजुकेशन कॉमनली कोल्ड एज एनवायरमेंटल साइंस और स्टडी, मतलब कि एनवायरमेंटल एजुकेशन हमारा 20th सेंचुरी के मिड के बाद इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि इसके वजह से हमारा मतलब एनवायरमेंट के प्रति थोड़ी जागरूकता हो जाए। उसी को हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल साइंस कहते हैं या फिर एनवायरमेंटल एजुकेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अकॉर्डिंग टू यूनेस्को 1971, मतलब कि 20th सेंचुरी का हाफ से ज्यादा हो गया, मतलब हाफ कितना होता है 1950, तो इससे ज्यादा हो गया ना, तो वही यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी आर, मतलब कि एनवायरमेंटल स्टडी का क्या ऑब्जेक्टिव था वो अब देख लेते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है, क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स अमंग पीपल, मतलब कि जो हमारा प्रॉब्लम एनवायरमेंटल हो रहा था उसको पीपल, मतलब कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये मतलब कि एनवायरमेंटल स्टडी को स्टार्ट की गई। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेवलपिंग एन एल्टीट्यूड ऑफ केयरिंग फॉर द एनवायरमेंट, मतलब कि एनवायरमेंट को केयर, मतलब कि ध्यान देने की हमें ज्यादा जरूरत है। जितना हमारा डेवलप होगा उसके साथ साथ हमें एनवायरमेंट को ध्यान देने की भी जरूरत है। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मोटिवेटिंग पब्लिक टू पार्टिसिपेट इन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट, मतलब कि पब्लिक को मोटिवेट करना है ताकि हमारा एनवायरमेंट प्रोटेक्शन भी हो सके और एनवायरमेंट में इम्प्रूव भी हो सके, मतलब कि हम ज्यादा पेड़ को ना काटें। और अगर पेड़ को हम लोग काट भी रहे हैं तो वहां पे तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग काम कर ले रहे हैं, बट उसके जगह पे कहीं और हमें पेड़ प्लांटेशन भी करना चाहिए, इसके लिए मोटिवेट करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, गिव बेसिक नॉलेज अबाउट एनवायरनमेंट एंड इट्स प्रॉब्लम, मतलब कि हम एनवायरनमेंट के बारे में लोगों को बेसिक नॉलेज देंगे और उसकी प्रॉब्लम बताएंगे कि अगर ऐसा करोगे तो ऐसा प्रॉब्लम होगा, और फिर
उससे आप लोग कैसे समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद है आप लोगों का एफर्ट टू अटेन यूनिटी विद नेचर, मतलब कि आप लोगों को खुद को अपनी साइड से एफर्ट डालनी होगी नेचर के प्रति, ताकि नेचर भी आप लोगों को रिस्पेक्ट कर सके। आज के टाइम में बहुत सारे पीपल मतलब कि अनवांटेड चीज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा राइज होता जा रहा है। उसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज बहुत देख रहे हैं, और फिर बहुत जगह पे मतलब कि सुनामी टाइप का आ रहा है। तो वो भी आप लोगों का मतलब कि इंसान अगर नेचर का मतलब रिस्पेक्ट नहीं करेगा, तो नेचर भी इंसान का क्यों रिस्पेक्ट करेगा। वही आप लोगों का यूनेस्को के द्वारा 1971 में जब ये लागू किया गया था, तो इसी के ऊपर ज्यादा काम करने के लिए बोला गया था यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे यूनेस्को एंड यूएनपी, यहाँ बात करते हैं यूनेस्को एंड यूएनईपी के द्वारा फर्स्ट ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल साइंस। ये क्यों ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी पहले डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग इस पॉइंट को देख लेना, इस पॉइंट को मतलब कि ये कब ऑर्गेनाइज गया था 1977 में। कहाँ किया गया था, तबिलिसी जॉर्जिया में। और इसका गोल क्या था, मतलब कि इसका मोटिव क्या था, क्या मतलब कि इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बताया जा रहा था हर एक मतलब पीपल, सोसाइटी और ग्रुप्स जितने भी काम कर रहे थे एनवायरनमेंट के प्रति उनको। तो फर्स्ट पॉइंट में आप लोगों का क्या है, फर्स्ट पॉइंट में सिंपली यही बता रखा है कि एनवायरनमेंट के प्रति नॉलेज, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और उसकी क्या, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उसको कैसे इम्प्रूव करना है, उसको कैसे सेव करना है, मतलब कि प्रोटेक्ट। तो यही आप लोगों का फर्स्ट पॉइंट में है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है, टू क्रिएट अ न्यू पैटर्न ऑफ बिहेवियर, मतलब कि न्यू पैटर्न बनाना है इंडिविजुअल, किसी सेपरेट पर्सन मतलब कि सिंगल पर्सन में, या फिर जो इंसान ग्रुप में काम कर रहा है एनवायरनमेंट के लिए उनको, या फिर कोई सोसाइटी में काम कर रहा है उनको, ऐसे करके मतलब न्यू पैटर्न प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में आप लोगों का क्या है, टू प्रमोट अवेयरनेस एंड केयरिंग अबाउट एनवायरनमेंट इन अर्बन एंड रूरल एरिया। अर्बन एंड रूरल एरिया में एनवायरनमेंट के प्रति अवेयरनेस, जागरूकता, मतलब कि अवेयरनेस मतलब जागरूकता पैदा करना, ये भी इस कॉन्फ्रेंस का मोटिव था, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो फिर नेक्स्ट टॉपिक को। अच्छा, तो यहाँ पे अब बात कर लेते हैं एनवायरमेंटल एजुकेशन के ऑब्जेक्ट्स के बारे में। कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला ऑब्जेक्ट आप लोगों का क्या है, अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब एनवायरमेंट के प्रति लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना, ठीक है। उसके बाद नॉलेज। नॉलेज क्या है हमारा, नॉलेज मतलब बेसिकली उसकी क्या मतलब की इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी डिसएडवांटेज है, और फिर अगर ये एनवायरनमेंट को हम नुकसान पहुंचाएंगे तो वो भी हमें वापस नुकसान ही पहुंचाएगा। अगर हम उसे इम्प्रूव करेंगे तो वो भी हमें रिटर्न इम्प्रूवमेंट ही देगा, ठीक है। उसके बाद एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब सोसाइटी या फिर ग्रुप लेवल पे आप लोग, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, ओके। सोसाइटी एंड ग्रुप लेवल पे आप लोग हर एक को एनवायरमेंट के प्रति केयरिंग मतलब कि मदद करने के लिए, एनवायरनमेंट को मदद करने के लिए आप लोग अवेयरनेस फैलाओ, ओके। उसके बाद स्किल्स। स्किल्स में मतलब क्या, मतलब कि अगर आप लोग एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम से बचाओगे तो वो बचाने का स्किल्स सिखाना, ठीक है। उसके बाद पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन मतलब सिंपली है कि आप लोग एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर सेव करने के लिए, या फिर उसको इम्प्रूव करने के लिए आप उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। चलो फिर आगे चलते हैं। अब आ गया हमारा एनवायरमेंटल एजुकेशन इन इंडिया। अब एनवायरमेंटल एजुकेशन तो हमने ऑल ओवर द वर्ल्ड पे पढ़ा था, अब इंडिया पे भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है, इंडिया टेकिंग इम्पोर्टेंट स्टेप टू प्रमोट एनवायरमेंटल साइंस, मतलब कि इंडिया भी अब एनवायरमेंटल एजुकेशन पे फोकस कर रही है। लाइक आप लोगों को फर्स्ट सेमेस्टर में ही एनवायरमेंट के लिए पढ़ाया जा रहा है, तो ये भी एक इंडिया का इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है, ठीक है। स्टेप हो सकता नहीं है, स्टेप है, ठीक है, ओके। इट वाज स्टार्टेड बाय मेनी यूनिवर्सिटी इन ड्यूरिंग 1985 टू 2000, मतलब कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 1985 और 2000 के आसपास ही स्टार्ट करवा दिया गया था, और आज के डेट में भी ये चल रहा है, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोगों का क्या है, इन 1991 हॉबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गिव डायरेक्शन टू मेक इट कंपल्सरी सब्जेक्ट फॉर ऑल स्ट्रीम एट अंडर ग्रेजुएशन
एंड अंडर ग्रेजुएट लेवल, मतलब कि आप लोग अंडर ग्रेजुएट का ही कोर्स कर रहे हो तो इसमें आप लोगों का एनवायरमेंटल साइंस कंपलसरी है। लाइक अभी आप लोग कंपलसरी के तौर पे इस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो। तो यहाँ तक समझ में आया? तो चलो फिर आगे मूव करते हैं हम लोग अब। तो हमने अभी तक बात किया है एनवायरमेंटल साइंस और एनवायरमेंटल स्टडी के बारे में। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी देख लेते हैं। तो एनवायरमेंटल साइंस क्या होता है? हमारा एनवायरमेंट का जो भी प्रॉब्लम है और जो भी सॉल्यूशन है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली डील करता है। ठीक है। एनवायरमेंटल एजुकेशन क्या होता है आप लोगों का? एनवायरमेंट में जितने भी लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है उसके ऊपर ये डील करता है। ठीक है। और इसको आप लोगों को समझने के लिए बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंटल इशू। मतलब कि एनवायरमेंट को क्या क्या इशू है उसके अकॉर्डिंगली आपको बहुत अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है। ओके। तो अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? हमें सब्जेक्ट क्या क्या पढ़ना होगा एज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन स्टडी। तो पहला आप लोगों का सब्जेक्ट है लाइफ साइंस। इसके अंदर क्या होता है आप लोगों का? देयर आर रिक्वायर्ड टू असिस्ट बायोलॉजिकल रिचनेस एंड एंडेमिक्स ऑफ लिविंग रीजन। मतलब कि बायोलॉजिकल रिचनेस मतलब क्या है? अगर कोई एक स्पीसीज है एक एरिया में तो उस स्पीसीज का उस एरिया में बहुत ज्यादा जनसंख्या होना चाहिए। ठीक है। और एंडेमिक का मतलब क्या होता है? अगर ये प्लेस है, ठीक है, और ये एक स्पीसीज है, कोई स्पीसीज है, तो ये जो स्पीसीज है ना वो अदर प्लेस पे मिलेगा ही नहीं। ठीक है। तो ये स्पीसीज बस इसी एक प्लेस पे मिलेगा। तो ये हो गया हमारा एंडेमिक, मतलब कि एक ही जगह मिलेगा और वो स्पीसीज कहीं और नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है? एन एक्सपेक्ट फ्रॉम लाइफ साइंस विल आल्सो बी इकोसिस्टम गुड एंड सर्विसेज प्रोवाइड बाय नेचर। मतलब कि लाइफ साइंस के अंदर हम लोग इकोसिस्टम का गुड्स एंड सर्विस मतलब कि उसकी जो भी सर्विसेज होती है उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। ये किसके ऊपर? ये एज अ रिस्पेक्ट ऑफ स्पीसीज। ठीक है। उसके बाद हमारा है केमिकल साइंस। केमिकल साइंस में क्या है हमारा? इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड अबाउट इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन इन इन एयर वाटर एंड सोइल। मतलब कि केमिकल साइंस में हम पॉल्यूशन के ऊपर पढ़ सकते हैं या फिर वट जो भी केमिकली प्रॉब्लम होते हैं उसके बारे में हम केमिकल साइंस में पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? इट इज ऑल्सो हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस केमिकल प्रोसेस एंड रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन एनवायरमेंट। वही बात है कि अगर कोई सा भी केमिकल रिएक्शन होता है हमारे एनवायरमेंट में तो उससे समझने के लिए हमें केमिकल साइंस पढ़ना होगा। ठीक है। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? अर्थ साइंस। अर्थ साइंस में मतलब कि जियोग्राफी, मतलब कि एरिया वाइज क्या क्या नीड है और क्या क्या वहाँ पे रिक्वायरमेंट है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए उसके बारे में हम अर्थ साइंस के ऊपर पढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजी। इसमें आप लोग हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि अगर दिल्ली है, ठीक है, ओके, दिल्ली है, अब दिल्ली की क्या हिस्ट्री है, ठीक है, दिल्ली का क्या ट्रेडिशन था स्टार्टिंग से, अभी की बात नहीं कर रहा मैं, स्टार्टिंग से मतलब कि बहुत पुराना, मतलब जो भी दिल्ली का ट्रेडिशन, रीजन, साइट और साइड इफेक्ट जो भी हिस्ट्री थी वो आप लोग इसके अंदर पढ़ोगे एनवायरमेंटल साइंस में। मतलब कि एनवायरमेंटल साइंस के प्रति दिल्ली का क्या बिहेवियर था। अभी तो दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो चुका है, बट बहुत पहले मतलब कि अराउंड 500 साल पहले आप लोग लेके चलो तो उस समय भी क्या दिल्ली बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड थी? इससे रिलेटेड मतलब कि हिस्टोरिकल चीज इसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का सोशल साइंस। सोशल साइंस मतलब कि इकोनॉमिक्स या फिर सोशोलॉजी। तो इकोनॉमिक्स मतलब कि पैसे से रिलेटेड आप लोग इसमें पढ़ोगे। मतलब कि दिल्ली का एग्जांपल ले लेते हैं तो दिल्ली है, ठीक है, दिल्ली में अब एनवायरनमेंट के प्रति अभी के टाइम कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, मतलब कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करने के लिए, एनवायरनमेंट को मतलब कि डिस्ट्रॉय ना होने के लिए, मतलब वही प्रोटेक्शन हो गया, इसके प्रति कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है, इसके अंदर आप लोग ये पढ़ोगे। ओके। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है? लॉ एंड लीगल अफेक्ट। मतलब कि इसमें सिंपली है कि जो भी डिफरेंट डिफरेंट लीगल अफेक्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब कि जो भी एक्टिविटी होंगे उसके अकॉर्डिंग हमें अलग अलग लॉ चाहिए। ठीक है। एनवायरनमेंट के प्रति। ठीक है। उसके बाद हमारा 7th पॉइंट में क्या है? मैथमेटिक्स, कंप्यूटर मॉडलिंग एंड स्टैटिक्स।
मतलब कि आप लोग एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करोगे। आप डायरेक्ट डिजाइन करने जाओगे तो बहुत उल्टा भी हो सकता है, इसीलिए हम एक प्री डिफाइंड मॉडलिंग कर लेते हैं कंप्यूटर के बेस पे। हम ऐसा एनवायरनमेंट को बनाएंगे। अगर हमें एलिफेंट का ये एलिफेंट का क्या बोलते हैं, ग्रास कट आउट करके एलिफेंट बनाना है तो हम डायरेक्ट बनाने चले जाएंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो उसको हम क्या करते हैं, पहले हम कंप्यूटर पे मॉडलिंग कर लेते हैं और फिर उसको हम एनवायरनमेंट में बना देते हैं। आप लोगों ने बहुत सारे पार्क में भी देखा होगा ये चीज। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस में क्या क्या स्कोप है और उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, अब इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। स्कोप ऑफ एनवायरमेंटल साइंस का पहला पॉइंट आप लोगों के पास क्या है, एकेडमी। एकेडमी में आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। एकेडमी स्कूल में भी चलते हैं, कॉलेज में भी चलते हैं, यूनिवर्सिटी में भी चलते हैं। यहाँ पे कुछ एकेडमी यूनिवर्सिटी के नेम दिए हुए हैं। इस एकेडमी में ज्वाइन होकर आप लोग एनवायरमेंटल साइंस के ऊपर अच्छे से स्टडी कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम समझ सकते हो, उसको कैसे सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, वो समझ सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद आप लोगों का सेकंड पॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, मतलब कि एनवायरमेंट के लिए उसकी क्या नीड है, एनवायरमेंट को क्या नीड है, उसका रिसर्च कर सकते हो और उसका डेवलपमेंट कर सकते हो। मतलब कि उस नीड को आप लोग बना के और फिर मार्केट में बेच भी सकते हो या फिर आप लोग मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी करवा सकते हो एज योर रिगार्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, ग्रीन जर्नलिज्म। मतलब कि ग्रीन जर्नलिज्म सिंपली यही मतलब होता है, जो भी आप लोग टीवी में न्यूज रिपोर्टर न्यूज सुनाते हैं, वही न्यूज रिपोर्टर आप लोगों को एनवायरनमेंट के प्रति जो भी प्रॉब्लम्स या फिर इशू डेवलप हो रही है उसके बारे में बताते हैं और उसका सॉल्यूशन भी बताते हैं, ताकि आप लोगों के सामने अगर एनवायरनमेंट में ऐसा कोई प्रॉब्लम दिखे तो आप लोग उसका सॉल्यूशन भी वहीं पे साथ के साथ दे सको। ठीक है, या फिर हेल्प भी कर सको। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्या है, इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में आप लोग सिंपली समझ लो, इन ऑर्डर टू इफेक्टिव इम्प्रूवमेंट एनवायरमेंटल गाइडलाइंस टू रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बाय इंडस्ट्री। मतलब कि जब भी कोई इंडस्ट्री कोई भी चीज बनाती है तो इंडस्ट्री को साफ साफ बताया जाता है कि एनवायरनमेंट को ज़्यादा डिग्रेडेशन ना उठाना पड़े और फिर इसके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसको आप लोगों को मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर उसको नहीं मानोगे तो एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन होगा जो कि गवर्नमेंट को एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का क्या है, फिफ्थ पॉइंट में आप लोगों का है मिनिस्ट्री एंड एजेंसी। मिनिस्ट्री एंड एजेंसी से मतलब Ministry of Environment and various environment agency and conventions create vacancy for environmental expert। मतलब कि environment मिनिस्ट्री एंड एजेंसी से ये मतलब है कि बहुत सारे मिनिस्ट्री होते हैं एनवायरमेंट के और बहुत सारे एजेंट्स भी होते हैं जो कि जो भी नए नए मतलब कि नेशनल और इंटरनेशनल पे जो भी प्रोडक्ट या फिर कंपनी सेल करती है उनको बताती है कि एनवायरमेंट में क्या नीड है और फिर क्या चीज इजिली अवेलेबल है और क्या चीज प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिड्यूस करके आप लोग गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए आप लोग अपना काम कर सकते हो एनवायरमेंट में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सिस्ट। मतलब कि इसके अंदर आप लोगों का ये बताता है देयर आर वर्किंग टू कंजर्व द एनवायरमेंटल एंड इट्स कंपोनेंट। मतलब कि इसके अंदर जो वो सारे कंपनीज आते हैं जो एनवायरमेंट को मतलब कि फुल्ली कैप्चर करके मतलब कि उसकी नॉलेज रख के और उसके मतलब कि बिहेव पे ही अपना प्रोडक्ट कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन एंड ग्रीन एडवोकेसी। इसके अंदर क्या आता है आप लोगों का, द सेट ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन दैट प्रोटेक्ट एयर क्वालिटी, वाटर, वाइल्ड लाइफ एंड एनवायरमेंटल हेल्थ। इसके अंदर सिंपली है कि आप लोगों का एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, पॉल्यूशन को रोकना है, एयर पॉल्यूशन को रोकना है, वाटर पॉल्यूशन को रोकना है, वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है और फिर एनवायरमेंटल हेल्थ के ऊपर भी इस पॉइंट के अंदर अच्छे से ध्यान दिया जाता है। ओके, उसके बाद आप लोगों का इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस। एनवायरमेंटल साइंस का क्या क्या इंपॉर्टेंस है अब उसके बारे में पढ़ लेते हैं। टू क्लियरली मॉडर्न एनवायरमेंटल कॉन्सेप्ट लाइक हाउ टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। मतलब कि बायोडाइवर्सिटी लाइफ को एनवायरमेंट में कैसे अच्छे से क्लियरली रखना है वो हमारा
कॉन्सेप्ट है फर्स्ट पॉइंट का, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आप लोगों का क्या है, सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग। हम और अच्छे से जान सकते हैं कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इजिली हो सकता है विदाउट पॉल्यूशन और फिर विदाउट हार्मिंग एनवायरमेंट, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों का क्या है, टू यूज नेचुरल रिसोर्स मोर इफेक्टिवली। मतलब कि हम नेचुरल रिसोर्स को यूज भी कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लाइक एक हमारे पास वुड है, ठीक है। अगर कोई इंसान वुड को मतलब फायर करके और फिर अपना फूड को तैयार करता है, तो उसको उससे रोक के और फिर जो एलपीजी है, एलपीजी गैस, उसको हम प्रोवाइड करें तो हमारा नेचुरल रिसोर्स का यूज भी होगा और यहाँ पे वुड से बनाया गया खाना उसमें से पॉल्यूशन होता है उसको हम लोग बचा भी लेंगे, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों का क्या है, टू नो बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म अंडर नेचुरल कंडीशन। हम लोग जो नेचर में ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उसके जो बिहेवियर है उसको समझ के हम लोग काम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आप लोगों का क्या है, टू नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर। मतलब कि हमें ह्यूमन बींग को और नेचर को मिल के अगर इंटर रिलेशनशिप बना के रखेंगे हम एक दूसरे के बीच में, तो हम एक दूसरे के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। अगर इंटर रिलेशनशिप नहीं बनाएंगे तो जितना नेचर को हम लोग डिस्ट्रॉय करेंगे उतना नेचर वापस से हमें भी डिस्ट्रॉय करेगा ही करेगा। आप लोग एग्जाम्पल भी देख सकते हो, बहुत सारे जगह क्लाइमेट चेंज सडनली हो जाते हैं, वो इसी का एक मेजर रीजन है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, टू अवेयर एंड एजुकेट पीपल रिगार्डिंग एनवायरमेंटल इशू एंड प्रॉब्लम एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। मतलब कि सिंपली है, आप लोगों को करो और फिर एजुकेट करो नेचर के प्रति कि उसकी प्रॉब्लम क्या क्या है और क्या क्या उसको कैसे कैसे सॉल्व करना है, मतलब क्या क्या प्रॉब्लम है और कैसे कैसे सॉल्व करना है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरमेंटल साइंस है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों के कुछ इंपॉर्टेंट हिस्ट्रिकल इवेंट्स दे रखे हैं, ये आप लोगों के ऊपर है, अगर पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ इसमें से भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके अपना नोट्स परचेस कर सकते हो, तो जाओ अपना नोट्स कलेक्ट करो और अपना स्टडी कंटिन्यू करो।